हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम आकांक्षा एंड आज की हमारी जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें इकोनॉमिक्स को क्या मतलब कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं हमारे बोर्ड्स में और CUET एग्ज़ाम में भी फॉर 2023। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। क्या हुआ कि मैंने जैसे अभी आपके सामने कंटेंट खोल दिया है। तो क्या है कि आपने अभी जैसे देखा होगा यहाँ पे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी रिफ्रेशर वाली बुक यूज़ कीजिए। डोंट रीड NCERT क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा उससे, और टाइम ही आपका कंज्यूम होगा। फिर दूसरा मैं बात करती हूँ कि हमें इस मतलब कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, मेरा सजेशन तो है TR जान बुक, बिकॉज़ मैंने इसे पढ़ा है एंड ये बुक बहुत सिंपली लिखी गई है, एक सिंपल लैंग्वेज और बहुत अच्छे से लिखी गई है, आपको समझ में भी सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज। तो चैप्टर्स इसमें सारे इम्पॉर्टेंट है, यू कांट स्किप एनी चैप्टर। बट एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है? ये जो आपका पहला ही चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन, एक्चुअली इसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप इसको पढ़ते हुए चलना ताकि आपका अगर क्वेश्चन इन केस गलती से भी आ गया तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। वैसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन CBSE अभी तक पूछा नहीं है कभी, बट यू नो कि CBSE है, उसका माइंड कभी भी चेंज हो सकता है और वो गेम कभी भी पलट सकता है। ओके, और बात करते हैं इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ध्यान से एकदम करते हुए चलना है। तो गाइज यू कैन सी दिस कि हम लोगों का जो एबिलिटी जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एबिलिटी जोन मतलब प्लीज़ स्किप मत करिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड हो जाएंगे आपके। आप जब क्वेश्चन बैंक या सैम्पल पेपर भी सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एबिलिटी जोन के मिल जाएंगे, और 1 मार्कर में भी कई बार इसका बहुत यूज़ हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस एबिलिटी जोन बॉक्सेस, या फिर आपका चैप्टर्स में भी अगर कुछ बॉक्स वगैरह दिया हुआ रहता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये सारी चीज़ें, तो बॉक्सेस को आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से करते हुए चलिएगा। ओके, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड है, इसका आप चाहो तो एबिलिटी जोन मतलब छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपका सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। आपको 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है और उसमें 3 और 4 सेक्टर मॉडल के बारे में भी बता रखा है, तो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट इफ़ यू वांट कि मुझे नॉलेज चाहिए, बहुत अच्छे से कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, देन यू कैन रीड दिस। बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आपका टाइम ही मतलब लेगा, लेकिन अगर आपका मन है तो आप उसको पढ़ सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आगे हमें इससे क्या करना है। तो देखो क्या है ना कि आपको इस जो ग्राफ्स वगैरह हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल मिस्टेक्स ही करते हैं, ऑरिजिन का साइन नहीं देंगे, XY एक्सिस का साइन नहीं देंगे, पॉइंट्स मीट नहीं करते हैं, तो बच्चे ये सारी गलती करते हैं। आपको ये नहीं करना है, तब आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, और बहुत बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, मेन बच्चों का ये फियर है। जिन जिन बच्चों को है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। न्यूमेरिकल से देखो डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको क्या करना है कि फार्मूला वगैरह बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उसका डेरिवेशन भी कई फार्मूलाज़ का आपको दिया हुआ है, तो वो ध्यान से आपको करते हुए चलना है। देखो, फार्मूला रटने से पहले फार्मूला समझना ज़रूरी है, तो आपको फार्मूला समझते हुए चलना है। एंड अगर आप फार्मूला समझ लोगे अपना, तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। और न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आप जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। अब जैसे बहुत बच्चे बोलेंगे कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तब भी हम लोगों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो देखो आपको 3 चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, रीडिंग ऑफ द चैप्टर बहुत अच्छे से करना होगा, कितना भी नहीं, 7-8 बार 9 बार जितना आप कर सको उसको अच्छे से रीड करो। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कितना भी नहीं, 5 बार तो हर बच्चे को 5 बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और जिस वाले का नहीं आ रहा है, मतलब जो न्यूमेरिकल हमेशा ही हार्ड लग रहा है, उसका तो आपको कितना भी नहीं 10 टाइम्स करना है, ठीक है। और उसके बाद आता है रिविज़न का। तो रिविज़न का देखो, कितना भी हो सके आप कितना भी हो
तो आप 8-9 बार रिविज़न ज़रूर करो। रिविज़न इज़ द थिंग जिससे आपको सब कुछ याद रहता है। रिविज़न इज़ द ओनली वेपन विच विल लीड यू टू सक्सेस। तो ये एक चीज़ है, और पेशेंस के साथ पढ़ाई करो। आज हो सकता है कि आपको कोई चैप्टर टफ़ लगेगा, कल टफ़ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना उस चैप्टर को जितना बार आप पढ़ोगे वो आपको ईजी लगने लगेगा। ये था इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्पेशली फंडा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इंडियन इको। ये छोटी सी वीडियो है बट मैं आपको इफ़ेक्टिव टिप्स ही बताऊंगी, ठीक है। तो अब इंडियन इको की बात करते हैं। तो इंडियन इको में एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ स्किप नहीं करना है, सब इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इवन दीज बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ कुछ डेटा वगैरह वो इम्पॉर्टेंट है। आपको इकोनॉमिक्स के लिए, इंडियन इको के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी ही होगी। ये आप देख सकते हो, ये मैंने पढ़ा था, इसको मतलब अच्छे से पढ़ने के बाद ये हाल हुआ है। और जो बच्चा मुझसे भी अच्छे से पढ़ा होगा उसका तो भाई मतलब बुक देख के ही कोई डर जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और कुछ कुछ डेटा हो गया, आपका डेट्स हो गया, जैसे कि आपका स्विस कैनाल था, ये कब बना था, तो ये सब हो गया। आपका डेटा हो गया, जीडीपी क्या होता है, और हम लोगों का जो फॉरेन ट्रेड था 50% हम लोग पहले ब्रिटेन के साथ कर रहे थे, बाकी 50% किसके साथ कर रहे थे। ये 1-2 मार्कर के क्वेश्चन से जो आपसे पूछे जाते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन है, तो इसमें डेटा दिया हुआ है आपका कि उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो हमारी 218% थी पर 1000 थी, सॉरी। तो वो आपको ध्यान में रखना है। इससे डेटा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको इंडियन इको के लिए एनसीईआरटी यूज़ करनी है। जस्ट रिलाई ऑन एनसीईआरटी फॉर द इंडियन इको। और आपको इंडियन इको के साथ मतलब एनसीईआरटी पे रिलाई करने के साथ क्या करना है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। देखो क्या होता है ना, चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन चैप्टर के एक्सरसाइजेस से भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करके चाहते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होता है वहाँ पर स्कोर करना। और इंडियन इको इज़ समथिंग अबाउट जिसमें आपकी राइटिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है कि आपको मान लो कि डेप्रिसिएशन के बारे में पूछ दिया गया, तो आप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लिख दोगे, डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ क्या हैं उनको एक्सप्लेन कर दोगे, तो उस पर आपको मार्क्स मिल ही जाएगा, क्योंकि वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो समझने वाला चीज़ है। बट इंडियन इको इज़ समथिंग अबाउट जिसमें आपको लर्न भी करना होगा, समझना भी होगा, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी करनी होगी। बच्चों के मार्क्स इकोनॉमिक्स में क्यों कम रहते हैं, क्योंकि वो लोग मैक्रो तो बहुत अच्छे से करके चले जाते हैं, लेकिन इंडियन इको को वो लोग बहुत हल्का समझते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस पे भी प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर ध्यान और प्रॉपर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अब बात करते हैं, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे इंडियन इको के लिए क्या एनसीईआरटी बस सफिशेंट है या फिर हमें कोई साइड बुक भी प्रेफर करनी चाहिए। सो आई एम जस्ट शोइंग यू वन थिंग। ओके, ये है डी.आर. जैन की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक। मैंने इसे भी पढ़ा था एंड यू कैन सी मैंने इसमें कितना मतलब हाईलाइट किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। इसमें चैप्टर्स कितने बड़े बड़े दिए हुए हैं आप देख सकते हो। लेकिन इससे क्वेश्चन आया था क्या? सो माई आंसर इज़ नो। आप बस इस मतलब रिफ्रेशर चाहो तो आप इंडियन इको की यूज़ कर सकते हो ओनली फॉर यू नो अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन करने के लिए। एनसीईआरटी में देखो पढ़ने में, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में बस दिक्कत ये है कि बहुत कम दिया हुआ है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। तो और आपका मान लो कि कोई क्वेश्चन है उसमें बस 3 या 2 ही पॉइंट एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है और आपका वो क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया, तो आप उसमें क्या लिखोगे? सो आई विल सजेस्ट कि रीड द रिफ्रेशर बुक, बट एनसीईआरटी आप बेस लेके चलो। रिफ्रेशर से आप मतलब कुछ कुछ नई चीज़ें जो हैं उनके नोट्स बनाओ। अब मान लो कि एनसीईआरटी और रिफ्रेशर में सेम पॉइंट्स दिए हुए, तो उसको तो आप एनसीईआरटी जब पढ़े होगे तभी आपने नोट्स में लिख लिया। जो न्यू पॉइंट्स आपको मिलते हैं इस बुक में, मतलब रिफ्रेशर में, आप किसी भी पब्लिकेशन की रिफ्रेशर यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें जो नए पॉइंट्स है, न्यू डेटा वगैरह वो लिखो। लेकिन डेटा आपको किसका याद करना है? एनसीईआरटी का ही याद करना है, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि क्या होता है ना कि कॉपी जब चेक होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने एनसीईआरटी का डेटा लिखा है कि नहीं लिखा है। हो सकता है कि ये साइड बुक का आप पढ़ के गए तो आपने वो लिख दिया। आई एम नॉट सेइंग कि साइड बुक का रॉन्ग होता है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी का डेटा होता है उसको रेलेवेंट माना जाता है। आप इसमें पॉइंट्स बस ऐड करने के लिए इस बुक को यूज़ करोगे, रिफ्रेशर को, इंडियन इको की, लेकिन बेस आपका एनसीईआरटी रहेगा। डेटा वगैरह के लिए, डेट्स के लिए आप एनसीईआरटी ही यूज़ करोगे। ओके,
और एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। और एक चीज़ जो आप लोग इंडियन इको के लिए कर सकते हो वो क्या है कि 2020 का और 2022 का, क्योंकि 21 में तो आपके एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए थे, सीबीएसई बोर्ड के कैंसिल हो गए थे, तो आप उसके सीबीएसई की वेबसाइट से उसके क्वेश्चंस को आप डाउनलोड करो, इंडियन इको के और मैक्रो के भी। आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है। स्पेशली टर्म 1 और टर्म 2 का क्वेश्चंस तो आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा कि एक तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ठीक है। और इंडियन इको में अब आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इंडियन इको में। मैक्रो में देखो क्या था कि उसमें भी सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन हो गया या फिर एक चैप्टर का उसका एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड का एबिलिटी जोन, वो आप बस रीडिंग के लिए प्रेफर कर सकते हो, उस पर उतना ध्यान देने की नहीं ज़रूरत है। लेकिन इसमें आपको हर एक चीज़ पे, हर एक लाइन पे, हर एक वर्ड पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से वो आपका स्कोर ऊपर करता है, और लेकिन अगर आपने इंडियन इको नहीं पढ़ी तो वो आपका स्कोर डाउन कर देगा। और मैंने भी आई एम नॉट सेइंग इधर उधर से मैं बात बना के ये सब नहीं बोल रही हूँ। आई स्कोर्ड 99 इन इकोनॉमिक्स ओनली बिकॉज ऑफ दीज ट्रिक्स एंड टिप्स। और ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारा पोर्शंस मैंने कवर किया था, दैट्स वाई आई स्कोर्ड दिस। और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके 100 मार्क्स हैं। आई डोंट नो कि 1 मार्क्स मेरा कहाँ कटा था, बट आई वांट कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो वो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, आपके 100 मार्क्स आएंगे। और कोई भी क्वेरी आती है आपको इकोनॉमिक्स में या फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल किसी में भी, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ सजेशन वगैरह है, सो डोंट हेजिटेट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।